मंच पर आसीन हमारे आज के दो मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र जी जो डीएवी कॉलेज बनारस से हैं और डॉक्टर ऋषि विवेक धर जी जो कि बलिया के अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज है वहाँ से हैं। और आप दोनों ने कल G20 की ट्रेनिंग मेरे साथ ही ग्रहण की है और बहुत ही एंगेजिंग सेशंस हुए कल पूरा दिन, और यहाँ तक कि लास्ट सेशन जो है वो इंटरेक्टिव भी था, क्वेश्चन आंसर का भी था। तो क्या हमको करना है, क्यों हम एम्बेसडर्स हैं, और जो ये G20 है इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो उन्नाव की तुलिका रानी जी हैं जो कि पर्वतारोहिणी भी हैं और शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। तो एक महिला को ये कमान उत्तर प्रदेश में दी गई है कि वो G20 की ब्रांड एम्बेसडर बने, और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि सर लोगों से ऐसे ही इनफॉर्मल वार्ता हुई कि क्यों ना आप लोग लखनऊ आए ही हैं और अगर हमें समय दे दें तो हम अपने कॉलेज नवयुग कन्या महाविद्यालय से ही आज जो ट्रेनिंग हम लोग सबने ग्रहण की है और एम्बेसडर्स बने हैं उसको हम अपने कॉलेज से ही क्रियान्वित करें। और आप दोनों लोगों ने अपनी सहर्ष सहमत दी, इसके लिए नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच आए और अपने ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हमारी छात्राओं को, हमारी शिक्षिकाओं को ये बताया कि G20 अध्यक्ष की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, क्यों ये एक उत्सव के रूप में हम उसको मना रहे हैं, क्यों ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, फिर इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन की एक और आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या बैकग्राउंड रहा और उसका क्या कार्य है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। आप दो लोगों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसा कि सर लोग ने बताया कि G20 जो है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ सभी का प्रतिनिधित्व एक तरीके से है, और ये ट्राइका के फॉर्म में एक तरीके से काम कर रही होती है कि अगर हम कहें तो ये एजेंडाज जो तय होते हैं वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। और आज की डेट में ये भारत को जब ये अध्यक्षता मिली है तो ये इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि इस ट्राइका में जो पिछली अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने, वो भी एक डेवलपिंग इकॉनमी थी। भारत जो 2023 की अध्यक्षता कर रहा है वो भी एक डेवलपिंग, तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग इकॉनमी है जो इसकी अध्यक्षता करेगा, और उसके बाद साउथ अफ्रीका। अगर ये हम 3-4 साल भी मान लें तो ये कंटिन्यूटी जो है डेवलपिंग इकॉनमीज़ की बनी हुई है। तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था एक तरीके से उसमें भी प्रतिनिधित्व था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, पर उसमें जो रोल प्लेयर होता था, जो गेम मेकर होता था, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हुआ करती थी, क्योंकि उसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करती है कि किसी का उसमें कितना स्टेक है, मतलब एक तरीके से उनका फाइनेंशियल शेयर कितना है। IMF में भी देखिए तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, तो लोगों का शेयर कितना है। तो नेचुरल सी बात है जो कंट्रीज़ जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी उनके डोनेशंस उतने ही ज़्यादा वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे और उनकी से उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि भारत ने जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम गए और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला 1991 में, तो वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में ही खोला। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ कम करिए, जबकि भारत में सब्सिडीज़ देना आवश्यक था भी और आज भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे किसान डेवलप्ड कंट्रीज़ के किसान से अलग हैं। और एक तरीके से कहेंगे कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की दादागिरी मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें चलती थी, और जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ थी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको क्योंकि उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए
और अपनी मार्केट को, क्योंकि उन्होंने दबाव में खोल दिया था, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति हम जानते हैं, सर लोग भी अर्थशास्त्री हैं, कि फिस्कल डेफिसिट 8% के ऊपर चला गया था, इन्फ्लेशन रेट 17% के ऊपर चला गया था, हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे कि वो 15 दिन से ज़्यादा का हम पेमेंट कर पाते। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हुई, और उसमें हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम अपनी मार्केट को खोलेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे, जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर के अंतर्गत हमको करना पड़ा, जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, डी लाइसेंसिंग अपनाई। पर उसमें बहुत सारे हमारे जो बात हो रही है कुटीर एवं मध्यम उद्योगों की, वो ऐसे बहुत सारे उद्योग मृत भी हो गए, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए इंटरनेशनल प्रेशर में। तो एक तरीके से तो कंज्यूमर के लिए अच्छा होता है कि उसको कम्पिटिटिव प्राइसेस मिलते हैं कम, और साथ ही साथ उसको गुणवत्तापरक चीज़ें मिलती हैं। कंजम्पशन बास्केट हमारी एक्सपैंड हुई है, ये सारी चीज़ें तो ठीक रहीं, पर जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करना पड़ा हमें, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि जो भी विकास हो रहा था वो मुट्ठी भर लोग ही उसका फ़ायदा उठा पा रहे थे, या लाभ जो ट्रिकल डाउन हो रहा था बस उन्हीं तक पहुंच पा रहा था, और ये ट्रिकल डाउन नहीं हो पा रहा था, डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये लोगों को सहायता नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमारी जो है स्ट्रेटजीज़ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आई, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आई, और जब हम G20 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जैसा कि दोनों ही हमारे वक्ताओं ने उसके बारे में आपको डिटेल से बताया, तो उन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में कार्य करने के लिए एक तरीके से ये G20 कंट्रीज़ जो हैं कटिबद्ध हैं कि वो इधर इस दिशा में कार्य करेंगी। पर अच्छा इसमें ये है, और ख़ास तौर पे इधर कुछ 4-5 सालों में, कि हम अल्प विकसित या विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी बातों को, और या उनके जो विजन्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आगे लेकर चल सकते हैं, और जो एजेंडा होगा जिस पर काम करेंगे वो इनको दृष्टि में रखकर होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है, जब हम समाज में भी जैसे मान लीजिए इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, तो सबसे पहले तो समस्या को हम आइडेंटिफाई तो करें, और फिर उस समस्या के आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको रिकॉग्नाइज करें, हम उसको ग्राह्य करें, हम उसको देखें कि हाँ वो एक समस्या के रूप में है। पहली बात तो वो समस्या है कि नहीं, फिर हम उसको माने कि हाँ वो समस्या है, और तीसरा कि हम उसके समाधान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो जब G20 कंट्रीज़ बैठेंगी, तो वो चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो भारत में जो कास्ट स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, माइनॉरिटीज से, इन सब की समस्याएं, तो इन सब के विषय में हमको ये कार्य करना पड़ेगा कि हमको पहले तो समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन समस्याओं के बारे में रिव्यू करना है, उन पर कार्य करना है, और फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ हमको जाना है। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमको जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको टैप करना है, और ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो विंड एनर्जी को टैप करती हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य इतना गर्मी नहीं होती है, और वहाँ सोलर एनर्जी है का भी प्रयोग होता है, पर उतना ज़्यादा वो वहाँ पे सहायक नहीं हो सकता। पर भारत अगर चाहे तो जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मजबूत एनर्जी सेक्टर के रूप में कार्य कर सकती है। बाकी साइंटिफिक इनोवेशंस और डेवलपमेंट से हाइड्रोजन एनर्जी और बाकी अल्टरनेटिव एनर्जीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। पिछले बजटों से अगर हम 1-2 बजट से देखें तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात कही है। शुरू में हो सकता है वो आपको महंगी लगें, तो सरकार ने उसके सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज़ की भी दिशा में वो कार्य कर रही हैं।
तो और जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है उसकी दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट से लें तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अगर हम टॉयलेट्स का निर्माण हो रहा है तो वो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसा कि अंजुला कह रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं। तो वहाँ पर महिलाओं को खेत में जाना पड़ता था और उससे उनकी सिक्योरिटी को भी और एक जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है वो भी अफेक्ट हो रही थी। तो इससे ओपन डिफिकेशन ना हो, इसके लिए जो टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, बाकी उसके वेरिएबल्स के साथ साथ, तो ये विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी ये एक पहल रही है और सरकार ने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य इस दिशा में किया है और लोगों में जागरूकता आई है कि दुल्हन आने के पहले ससुराल में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो है टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। ऐसी सोच तो उत्पन्न हुई क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा रहे थे तो जो एक पार्टी है उसका सिंगल है वो भी यही निशान जो चुनाव चिन्ह है वो भी झाड़ू है, तो उसको लेके काफ़ी मजाक बना। पर वो एक द्योतक था, वो एक सिंबॉलिक था कि लोगों की मानसिकता उससे परिवर्तित हुई। आज की डेट में आपके बच्चे भी आपको टोक देते हैं अगर आप इधर उधर कूड़ा फेंकें, तो वो हैबिट्स इनकलकेट हुई। इसी के साथ उज्ज्वला योजना है जिसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है। शहरों में हमें ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं चूल्हा फूका करती थी, जो उनके लंग्स को, जो उनकी आइज़ को इफ़ेक्ट करता था और उनका बहुत ज़्यादा समय जो है घर के कामों में जाता था, उससे इसका इम्पैक्ट आया है। विद्युतीकरण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, उससे भी महिलाओं के पास जो ज़्यादा समय वो हाउस होल्ड कोर्स में देती थी वो उनके पास बाकी समय बच रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे अगर जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं आप देखें तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है। जैसा कि G20 में W20 वुमेन 20 की बात हो रही है और नेक्स्ट मंथ में हम लोग इस पर एक सेमिनार आयोजित भी करने का प्लानिंग चल रही है नवयुग कन्या महाविद्यालय में, जो विमेन थीम्स को लेके चलता है, क्योंकि ग्लोबल वुमेन ब्रेकफास्ट एक ऑर्गेनाइजेशन उस संस्था है, उसके साथ मिलकर ये इंटरनेशनल उसमें कार्य करते हैं, मतलब उस वेरिएबल्स पे हम कार्य कर रहे होते हैं, उसमें हम जेंडर इश्यूज को ही कवर करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है W20, और क्योंकि जब तक महिलाएं विकास में भागीदार नहीं बनेंगी तब तक कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि एक गाड़ी के जो पहिए हैं वो बैलेंसिंग तभी हो सकती है जब पुरुष और महिलाएं दोनों ही उसको सुचारू रूप से उस पर कार्य करें और दोनों कोई किसी का शोषण ना करे और सभी आगे एक साथ चले, तभी वो देश आगे बढ़ेगा। और देखिएगा कि अगर जितना जितना वुमेन की भागीदारी बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ती जाएगी। 2008 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसमें भी हम पर प्रभाव पड़ा, पर उतना नहीं पड़ पाया जितना वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं पीड़ित हुई, खास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसा ही इस समय भी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, पर भारत पर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि एक तो भारत की जनसंख्या, जैसा अनूप जी ने बताया कि हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब घोषित हो चुके हैं। अभी तक चाइना मोस्ट पॉपुलस थी और हम सेकेंड नंबर पे आते थे, पर आज की डेट में हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। तो समस्या भी हो सकती है, पर अगर हम समाधान खोजना चाहें तो ये हमारा लेबर फोर्स है, ये हमारी ह्यूमन कैपिटल है, और हम उसको जितना ही स्किल्ड करेंगे उतना ही हमारी ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ेगी। जो इंटरनेशनल NGOs हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो भी कार्य अगर हमारे यहाँ विस्तार करना चाहते हैं, अपनी मार्केट लाना चाहते हैं, तो वो हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पोटेंशियल्स बहुत हैं। अभी भी मैक्सिमम जनसंख्या ऐसी है जो कि स्किल्ड नहीं है, और जो प्रायर जनरेशन है जिसको तो वो नॉलेज बचपन से नहीं मिली है, वो तो पीछे
पीछे है ही, पर साथ में आज की डेट में भी जो जनसंख्या है, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही शिक्षा की बात करें तो वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। तो विकास को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण को हम रोक लें या क्लाइमेट चेंज को हम रोक लें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कुछ भी कार्य, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, क्या वो आगे चल पाने की स्थिति में है, क्या वो पोषणीय है कि नहीं है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो भी आज किया जा रहा है वो क्या हम कुछ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी छोड़ रहे हैं कि सारा खुद ही एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं। तो और डिजिटलाइजेशन इस दिशा में डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, जिसमें कि आपके जितने भी यूपीआई पेमेंट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम डिजिटलाइज नहीं हैं। जैसा कि सर लोग भी बता रहे थे कि एक खोमचे वाला भी, एक सब्जी वाला भी, और हम आप भी, और उसमें जिसमें कि महिलाएं सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। तो जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका फ़ायदा हर एक नागरिक को मिला है, और हम ये सोचते हैं कि इससे और ज़्यादा हम इस दिशा में अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। जैसा कि अब नेटवर्किंग भी बढ़ी है तो 5G नेटवर्क भी भारत में आ गया है, और मोबाइल्स अगर यूज़र्स देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़े। तो उपलब्धता तो बढ़ी, अब हमें ये देखना है कि हम उसको पॉजिटिव रूप में कैसे क्रियान्वित करें। क्या हम जो मोबाइल का यूज़ है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि उसका कंस्ट्रक्टिव पहलू के लिए यूज़ करें। जैसा कि अगर कोविड काल में अगर हम देखें तो डिजिटलाइजेशन ने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी पढ़ाई लिखाई को, सबको एकदम ठप कर दिया होता अगर हम डिजिटलाइज नहीं हुए होते। और हम नोटबंदी की जितनी भी बुराई करें, पर डिजिटलाइजेशन वहीं से शुरू हुआ था। और कोविड काल में घर बैठे जब हमें लगता था हम दुकान पे भी नहीं जा सकते थे, हम ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे थे और वो हम मिल रही थी और हम लोग जिंदा थे। और ये वाकई में सराहनीय कार्य है, जैसा कि हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि कोविड काल में हमने दिखाया कि किस तरीके से हम और देशों, डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ तक कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, इससे ज़्यादा अच्छे से हमने कार्य किया, क्योंकि हमारे यहाँ समूहता की भावना से कार्य हुआ। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना से कार्य होता है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं और हम जब G20 कंट्रीज़ की को होस्ट कर रहे हैं तो हम उनको, हमारे लिए वो देवता तुल्य हैं, और वो आए, उनका हमारे देश में स्वागत है, और वो हमारे देश की जो भी सशक्त करने की दिशा में जो भी कार्य हो रहे हैं, हमारे भारत की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको जानें। क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म की जो हम बात करते हैं, इस दिशा में गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं, जिसमें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपके रिलीजियस कॉरिडोर्स बने हुए हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, यहाँ तक कि अयोध्या से नेपाल तक का भी कॉरिडोर बना है। तो ये सारी चीज़ें जो विकास हो रही थी, सिर्फ हम उसको धर्म के नाम से नहीं जोड़ सकते, उसका स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ उसका एक आर्थिक पहलू भी है, और वो एक चेन बनाएगा टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आज नॉर्मल टूरिज़्म से ज़्यादा जो फंड्स आ रहे हैं, आप देखें, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हम करें, चाहे अयोध्या जी की बात करें, तो ये पिछले कुछ सालों में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसी को, रिसोर्सेज को टैप करना इसने हमको अवसर प्रदान किया है। और कोविड काल से निकलते हुए हमने आपदा में भी अवसर खोजे हैं। जैसा कि आत्मनिर्भर भारत की कंसेप्ट की बात हुई तो आह्वान किया गया, इतनी विषम परिस्थितियों में भी फिर भी लोगों ने उस दिशा में कोऑपरेट किया। और जो हमारे माइग्रेंट्स, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, उसमें से कुछ लोग जहाँ पर आए थे वहाँ पर रह गए, क्योंकि वहाँ पर जो भी MSME सेक्टर को फंड्स दिए गए थे, और इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ वोकल चीज़ों के लिए कि वो
वोकल फॉर लोकल की बात हुई, जिसको हम अब आज बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि ग्लोकल की बात करते हैं कि उसको वोकल तो है हम लोकल के प्रति, पर हम उसको किस तरीके से ग्लोबलाइज करें। तो अगर जो पर्यटन के क्षेत्र होते हैं, अनूप जी जैसे बनारस से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं और वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदते हैं। तो नेचुरल सी बात है, इससे हमारी चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और इकोनॉमिक्स में सब चीज़ें एक दूसरे से सारे वेरिएबल्स जुड़े होते हैं। अगर एक चीज़ में भी सुधार होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगता है और इकॉनमी आगे बढ़ने लगती है। और सब आह्वान मेरा यही है कि जो हमारी छात्राएं हैं, क्योंकि इसमें से भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स चुनी जाएंगी, तो एक तो आपको अपना प्रस्तुतिकरण कैसे देना है और उसके लिए पढ़ना ज़रूरी होगा। कल आप सर्च करिएगा कि G20 का .org जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो वहाँ पर आपको उपलब्ध है G20 के बारे में। और भी आगे जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो बैठकें होंगी, जो आयोजन होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध होगी। आप उसको पढ़ें और तब लोगों को उसको बताएं, क्योंकि आम जनता को भी पता होना चाहिए कि क्यों हम ये जो अध्यक्षता हमें G20 की मिली है उसका क्या महत्व है। और ये शैक्षणिक संस्थाओं का और शिक्षकों का और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का रोल इसलिए और बढ़ जाता है कि वो NCC के माध्यम से, NSS के माध्यम से या बाकी आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में आप G20 का क्या आप पैरामीटर निकाल सकते हैं, उस पर अपने आप को कोई एक बिंदु ले लीजिए और उस पर अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करिए। जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में G20 पे हमने क्या अद्भुत कार्य किया है, क्या हमारे जो है वैज्ञानिक, जो पुरातन वैज्ञानिक रहे, ऐसा नहीं कि आज ही सारा डेवलपमेंट हो गया जब हम बाहर से ले रहे हैं, पर बहुत चीज़ें हमारे जो आर्यभट्ट से लेकर जो भी मैथमेटिक्स, साइंस, कल्चर, सारी फील्ड्स में जिन्होंने हमारे यहाँ देखी जो महिलाएं हैं जिन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं वैदिक काल से लेकर, उनको खोजना, उनके बारे में लोगों को बताना, जो कि हम अमृत महोत्सव काल से कर ही रहे हैं विभिन्न आयोजनों के माध्यम से। तो यही सब हमें करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करिए और फिर उसको लोगों के बीच प्रसारित करिए। हम लोग ने कल जितना ज्ञान अर्जित किया, मुझे लगता है कि आपको डिलीवर किया और हमारी शिक्षिकाएं भी अब इसकी एम्बेसडर होंगी और वो आगे अपनी क्लासेस में बताएंगी, क्योंकि इस समय तो थोड़ा संख्या प्रभावित है क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पर अभी जो G20 की अध्यक्षता का फाइनल वो है नवंबर तक होना, तब तक हमको कुछ ना कुछ निरंतर इस दिशा में कार्य करना है। एज एन एक्रेडिटेशन आपको इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने हैं, अपनी छात्राओं को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको प्रेरित करना है कि इसके जो डिफरेंट बिंदु हैं उस पर क्या कार्य किए जा सकते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका एक आयाम सभी टीचर्स ले लें और उस पर छात्राओं से रिसर्च करा सकती हैं। तो इस तरीके से हम कार्य करेंगे और इसी आशा के साथ कि हम अपनी G20 की अध्यक्षता बहुत ही गौरवशाली ढंग से भारत को पोर्ट्रे कर पाएंगे, जो भी कंट्रीज़ आएंगी, और हम अच्छे से स्वागत भी कर पाएंगे और अपने उसको कि अतिथि देवो भव हम सिर्फ कहते नहीं, उसे हम कर दिखाएंगे। और जैसा कि सर ने भी बताया कि विविधता में एकता है हम में, पर सभी स्टेट्स की सब जगह की अलग अलग खूबसूरती है, सबके अलग व्यंजन हैं, सबके अलग परिधान हैं, उन चीज़ों की प्रदर्शनी वगैरह भी लगाना ये संस्थाओं में करना है। सर को बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ भी 12 जनवरी को युवा दिवस पर इस तरीके के स्टॉल्स लगाए गए थे, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के फूड हैबिट्स जो हैं, उनके जो डिशेस थी उनको वहाँ पर एग्जिबिट किया गया था और सभी ने उसका आनंद उठाया। और इसी तरीके से आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। सर लोग भी अपने कॉलेजेस में और जहाँ भी बुलाए जाएंगे वहाँ पर ऐसा ही आप लोगों सबको प्रेरित करेंगे और बहुत ही सुंदर रूप में ये हमारी अध्यक्षता होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद।